आप समस्त छात्र छात्राओं का अपने नए सत्र में तहे दिल से अभिनंदन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कौन शंकु पे, यानी जो शंकु होता है, कॉइन होता है, उसके सरफेस एरिया और वॉल्यूम पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस टॉपिक पर बढ़ने से पहले आपसे ये आग्रह रहेगा कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपके अच्छी तरह से समझ में आए, और साथ के साथ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इंडिया के हर ज़रूरतमंद बच्चे तक अपना वीडियो पहुंच सके। तो इसी पॉजिटिव सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं कॉइन शंकु। ये क्या होता है? आपने देखिए जोकर की टोपी जरूर देखी होगी। वो एक कोण के रूप की होती है, शंकु के रूप की होती है, उसी को शंकु बोलते हैं। जोकर की टोपी है, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में झोंपड़े देखे होंगे, तो जो झोंपड़ी होती है उसका जो ऊपर का, जैसे इस प्रकार की झोंपड़ी होती है ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। तो ये जो ऊपर का जो है, ये इसको हम बोलते हैं शंकु। ये शंकु आकार होता है। कोई भी ऐसी चीज जो आपने देखी है वो शंकु के आकार की होती है। दीपावली पर आपने पटाखे छोड़े होंगे, फुलझड़ी छोड़ी होंगी, तो वहां पर एक फव्वारा भी आता है, वो भी इसी आकार का होता है। तो जोकर की टोपी है, दीपावली पर छोड़े जाने वाले फव्वारे हैं, ठीक है, झोंपड़ी है, तो ये सब आपके शंकु के आकार के होते हैं। और आप में जहाँ तक सोच रहा हूँ कि ये आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि शंकु क्या होता है। तो शंकु होता क्या है? एक वर्ताकार कोई आधार होता है, जैसे ये, इस आधार पर इस प्रकार की कोई शेप बनी हुई होती है। इसी को हम शंकु कहते हैं, इसी को हम शंकु कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये जो अपना शंकु बना है, ये लीजिए और बेटर, चूंकि ये इस शंकु का जो आधार होता है वो एक सर्किल होता है। क्या होता है? एक सर्किल होता है जिसकी ये सर्किल की त्रिज्या मानी जाएगी। तो यहाँ ये सर्किल की त्रिज्या ही इस शंकु की त्रिज्या के नाम से जानी जाएगी। तो ये सपोज करते हैं कि ये r है, तो ये शंकु की त्रिज्या, यदि आपको बोला जाए कि शंकु की त्रिज्या कौन सी होगी, तो शंकु की त्रिज्या, ये जो आपका आधार है जिस पर ये शंकु टिका हुआ है, उसकी त्रिज्या ही आपकी शंकु की त्रिज्या मानी जाती है। तो ये शंकु की त्रिज्या होगी। अब इस शंकु की एक ऊंचाई होती है, तो यहाँ जो वृत्त के केंद्र से, यानी जो सीधी ऊंचाई होती है, यहाँ से डायरेक्टली इसको ऊपर वाले शीर्ष से ये जो दूरी होती है वृत्त के केंद्र से, जो जिस शंकु का जो आधार होता है वो एक वृत्त होता है, इस वृत्त के केंद्र से शंकु का जो शीर्ष होता है, इसकी जो दूरी होती है, इसको हम शंकु की ऊंचाई h बोलते हैं, ठीक है। इसको h से रिप्रेजेंट करेंगे और त्रिज्या को यहाँ, चूंकि हम नॉर्मली r से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो है इसकी तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। तिर्यक ऊंचाई l से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम यहां देख रहे हैं कि ये जो है ये शंकु की ऊंचाई मानी जाएगी, ये इसकी त्रिज्या मानी जाएगी, और ये जो तिरछी लंबाई आपको दे रखी है ये तिर्यक ऊंचाई के नाम से जानी जाएगी। अब यदि हम इस डायग्राम को देखें तो यहाँ ए ओ बी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि हमने इस शीर्ष से इस वृत्त के जो आपका इसका आधार है, इसके केंद्र से सीधी दूरी देखिए, सीधी दूरी देखिए, सीधी दूरी वो होती है जो 90 पर, जो लंबवत होती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि त्रिभुज AOB जो है वो एक समकोण त्रिभुज है,
क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। और हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में हमेशा पाइथागोरस प्रमेय काम में ली जाती है। तो हम जानते हैं कि समकोण के सामने की भुजा कर्ण हो गई, तो हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, यानी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यानी फाइनली हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ कर्ण एक तरह से x है, तो l है, तो l का जो वर्ग होगा वो h² प्लस k² होगा। यानी l जो निकल के आएगा आपके पास √h² प्लस r है r²। ये आपका तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला हो गया h और r के बराबर। कहने का मतलब ये है कि यहाँ तीन चीज है और आपको कोई दो चीज यदि देता है यहाँ से, यानी आपको यदि h और r दे दिया और तिर्यक ऊंचाई पूछता है तो इस फॉर्मूले से आप इसको डिराइव कर सकते हो। यदि यहाँ से आपको तीनों में से कोई दो चीज देता है तो तीसरी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखोगे। ये शंकु की त्रिज्या, सीधी ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई के बीच में रिलेशन को शो करता है। ठीक है, अब इसके क्षेत्रफल पे बात कर लेते हैं, आयतन पे बात कर लेते हैं। तो जो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो आपका जो दिया जाता है वो दिया जाता है पाई आर एल से। क्या फॉर्मूला होगा, पाई आर एल। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया जाएगा भाई, ये वक्र पृष्ठ तो क्या हुआ, जो आपको ये घेरा दिखाई दे रहा है, ये जो तिरछा दिखाई दे रहा है, केवल इसके चारों तरफ का एरिया है, यानी इसके चारों तरफ का एरिया है। तो ये तो पाई आर एल से दिया जाएगा। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो एक तो ये जो घेरा है वो, और साथ यानी जो आपका कर्व के रूप में है वो हो गया, और साथ में एक जो ये जिस पर ये टिका हुआ आधार यानी वर्त पे टिका हुआ, तो इस वर्त को और शामिल कर लेते हैं संपूर्ण में। तो पाई आर एल तो है ही, वक्र पृष्ठ हो गया ये तो, और ये पाई आर स्क्वायर, ये वर्त का क्षेत्रफल हो गया। तो शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया जाता है वो आपका इस फॉर्मूले द्वारा दिया जाता है, यानी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। और यहाँ से हम देखें तो पाई आर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आर बच गया, यहाँ से एल बच गया। तो शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो दिया जाता है पाई आर इंटू आर प्लस एल सूत्र से। ठीक है, साथ में ये तो हो गया भाई इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। हमें पता होना चाहिए कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठीय क्या था, 2 पाई आर प्लस एच। ये तो था बेलन का। शंकु का भी वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय जो एरिया होगा वो इस प्रकार से दिया जाएगा। लास्ट में हम बात करते हैं शंकु के आयतन की। तो शंकु का जो आयतन है वो जो बेलन का आयतन है इसका 1/3 होता है। पाई आर स्क्वायर एच बेलन का होता है, इसका 1/3 कर दो, यानी 3 का भाग कर दो। ये शंकु का आयतन होता है। ठीक है, तो शंकु का जो इंट्रोडक्शन है वो आपके समझ में आया होगा कि शंकु क्या चीज होती है, इसमें शंकु की रेडियस कौन सी मानी जाती है और स्ट्रेट हाइट कौन सी होती है, और ये जो तिर्यक ऊंचाई है वो क्या होती है, और इन तीनों में यानी एल एच और आर में आपस में क्या रिलेशन होता है, इनमें से कोई भी दो चीज देने पर तीसरी चीज कैसे निकालते हैं, साथ में शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका क्या फॉर्मूला होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, और आयतन कैसे निकाला जाता है। तो इस पर हमने चर्चा की है। तो कल जो अपना सत्र होगा उसमें हम शंकु पर बेस्ड जो प्रॉब्लम है उन पर चर्चा करेंगे। तो आपसे यही कहना है कि जितना हो सके उतने आप इन फॉर्मूलोज को याद कीजिएगा, और जो आपकी पाठ्य पुस्तक है
उसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और फिर हम नए सत्र में उन पर डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।